जल से भरा बीकर किसी अन्य बड़े पात्र में रखा जाता है व चूसक द्वारा पात्र में निर्वात उत्पन्न किया जाता है तो बीकर के तली पर दाब होगा। बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा, पहले घटेगा या फिर बढ़ेगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपके पास दोस्तों एक बीकर है, उसके अंदर हमारा क्या भरा हुआ, जल भरा हुआ है। यह दोस्तों किसी अन्य बड़े पात्र में रखा हुआ है। तो दोस्तों यानी जब इसकी तली पर जो दाब होता है दोस्तों, वो आपको बताना है। यदि अपन किसी चूसक के द्वारा इसमें निर्वात उत्पन्न कर देते हैं तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो किस प्रकार से चेंज होगा, ये क्वेश्चन में आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना, पहले यदि यहाँ पर हमें वायुमंडल था यानी दोस्तों कोई भी माध्यम था, तो यानी दोस्तों उस समय यानी कि जो हमारा तली पर जो प्रेशर होगा वो हमारा पी नॉट प्लस के रो जी एच हो जाएगा। यानी दोस्तों वायुमंडलीय दाब प्लस में इस यानी जो लिक्विड के कारण जो प्रेशर होगा वो दोनों यहाँ पर उपस्थित होते हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों अपन चूसक के द्वारा इसमें से यानी जो निर्वात उत्पन्न कर देते हैं, यानी जो भी हमारा माध्यम होता है उसको यदि अपन बाहर निकाल लेते हैं तो दोस्तों हमारा जो फिर यानी जो प्रेशर बचेगा वो हमारा ओनली रो जी एच ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों यानी पहले यदि वायुमंडल था तो यहाँ पर वायुमंडलीय प्रेशर भी था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर निर्वात उत्पन्न कर देंगे दोस्तों यहाँ पर जो वायुमंडलीय प्रेशर यहाँ पर नहीं लगेगा। तो इसके कारण दोस्तों अपन कहेंगे यानी जैसे ही अपन चूसक के द्वारा यदि किसी पात्र में निर्वात उत्पन्न कर देते हैं तो इस बीकर की दोस्तों तो तली पर जो प्रेशर होगा उसका मान घट जाएगा और घटेगा कितना, पी नोट। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी कोई भी एक बड़ा पात्र, उसके अंदर यदि कोई बीकर रखा हुआ है तो बीकर की पहले यानी तली पर दोस्तों जो पहले प्रेशर होगा वो तो पहले तो इतना होगा, लेकिन जैसे ही चूसक के द्वारा इसमें निर्वात उत्पन्न करेंगे तो हमारा प्रेशर यानी इतना ही शेष रह जाएगा, यानी वायुमंडलीय प्रेशर हमारा घट जाएगा। और जो हमारे इस प्रकार से कह सकते हैं कि तो जो हमारी बीकर बीकर की तली पर जो दाब होगा उसका मान घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपके एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस कारण दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ तो आपको तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से रट लेना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर आपको नहीं पता हो, क्योंकि दोस्तों यदि आपने पहले एग्जाम दिया हो तो आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि दोस्तों आपने पहले एग्जाम नहीं दिया है तो आप अपने बड़े से पूछ सकते हैं दोस्तों, यानी कि जो आपके एग्जाम का लेवल होता है वो यही होता है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को दोस्तों अच्छी से कर लेना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हो कि समान आयतन परंतु भिन्न भिन्न घनत्व रो वन व रो टू के दो द्रव मिलाए जाते हैं तो मिश्रण का घनत्व होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास समान आयतन के दो यानी भिन्न भिन्न घनत्व के द्रव हैं, यानी आयतन दोस्तों दोनों का समान है लेकिन इनका जो घनत्व है वो दोनों का अलग अलग है। पहले का रो वन है, दूसरे का रो टू। यदि दोस्तों इन दोनों को मिला दिया जाता है तो हमारा जो नया मिश्रण प्राप्त होगा उसका घनत्व हमें बताना कितना होगा। तो दोस्तों याद रखना, जब यानी दो घनत्वों को यानी दो ऐसे द्रवों को मिलाया जाता है जिनका वॉल्यूम समान होता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा मिश्रण होता है उसका घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना हमारा रो वन प्लस के रो टू अपॉन में टू होता है। यदि दोस्तों दो ऐसे द्रवों को मिलाया जाता है, यदि आपको दिया हुआ कि यदि दोनों का द्रव्यमान समान हो तो दोस्तों उस समय दोस्तों हमारा जो घनत्व होता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी रो इज इक्वल टू टू रो वन प्लस यानी रो वन इंटू रो टू अपॉन में रो वन प्लस रो टू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन है यानी कि दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको याद रखना। जब समान आयतन के यानी भिन्न भिन्न घनत्व के द्रवों को मिलाया जाता है तब दोस्तों हमारा जो यानी मिश्रण का घनत्व होता है वो हमारा रो इज इक्वल टू रो वन प्लस रो टू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि विद्युत वाहक बल निम्न में से किसके निकटतम होता है। दोस्तों हमारा जो विद्युत वाहक बल होता है यानी ईएमएफ होता है वो आपको बताना है कि मोस्ट यानी क्लोजली किसके होता है। तो दोस्तों याद रखना, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्योंकि दोस्तों हमारा जो विद्युत वाहक बल होता है वो एक तरह का विभवांतर ही होता है। यानी दोस्तों हमारा कोई भी सेल है, यदि दोस्तों यानी कि इस पर कोई यानी बाह्य परिपथ नहीं होता है तब यानी दोस्तों ये यानी जो हमारी कोई भी बैटरी या सेल है, ये दोनों टर्मिनलों के मध्य दोस्तों जितना भी विभवांतर होता है उसी को अपन विद्युत वाहक बल कहते हैं। और दोस्तों जैसे ही अपन यानी यदि इसको किसी यानी बाह्य परिपथ में जोड़ते हैं तो दोस्तों उस समय दोस्तों यानी कि इसके मध्य यानी विभव में जितना अंतर बचता है उसको अपन बोलते हैं विभवांतर। यानी दोस्तों यदि यानी बाह्य परिपथ से नहीं जुड़ा होता है तो उस समय उसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं। जैसे ही इसको बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं तो दोस्तों हमारे यानी वो विद्युत वाहक बल होता है इसका मान कम हो जाता है, फिर उसको अपन क्या बोल देते हैं, विभवांतर। तो इस प्रकार से याद रखना दोस्तों, हमारा जो विद्युत वाहक बल होता है वो विभवांतर के निकटतम यानी एक राशि होती है। यानी दोस्तों आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि हमारा जो विभवांतर का यानी विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वो भी हमारा वोल्ट होता है और विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो दोनों राशि हैं वो यानी क्लोजली यानी रिलेटेड हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है यानी चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ कि
सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। दोस्तों आपको बताना है यानी कोई भी हमारा सेल है उसका दोस्तों यानी कि एक आंतरिक प्रतिरोध होता है R। तो दोस्तों वो यानी वो है किसका मान होता है, सेल के इलेक्ट्रोडों का प्रतिरोध या सेल के पात्र का प्रतिरोध या सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य होता है उसका प्रतिरोध या सेल के पदार्थ का प्रतिरोध। दोस्तों आपको बताना है कि यानी सेल का जो दोस्तों हमारा यदि यानी धारा बहती है तो दोस्तों यानी जो सेल होता है उसके कारण भी यानी दोस्तों यानी प्रतिरोध उत्पन्न होता है, यानी धारा के अंदर यानी अवरोध उत्पन्न होता है। तो दोस्तों वह किसके कारण होता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों सेल क्या है, नहीं दोस्तों हमारा कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है, वो उसके जो दोस्तों जो विद्युत अपघट्य होता है उसका प्रतिरोध होता है। क्योंकि दोस्तों यानी इसकी क्रिया के दौरान दोस्तों जो आयन होते हैं वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, यानी दोस्तों हमारा जो कैथोड होता है उससे एनोड की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा जो इसके अंदर जो हमारा विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है वो क्या करता है, इस आयनों की यानी गति का अवरोध करता है। यही अवरोध दोस्तों हमारा आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो सेल के विद्युत वाह यानी जो अपघट्य होता है उसी का ही प्रतिरोध होता है। अब आपका 5 क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा जो 5वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हो कि किरचॉफ प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम सिद्ध करते हैं। दोस्तों आपके जो किरचॉफ के प्रथम नियम एवं सेकंड लॉ है यानी द्वितीय नियम है वो आपको बताना है कि किसके संरक्षण पर सिद्धांत पर आधारित होते हैं, यानी किसको सिद्ध करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, हमारा जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी इसको सिद्ध करता है। और जो हमारा द्वितीय नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण को सिद्ध करता है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो आवेश का प्रथम नियम है उसको अपन संधि नियम भी कहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम होता है उसको संधि नियम भी कहते हैं। यानी दोस्तों कोई भी यानी एक संधि है जिस पर दो या तीन से अधिक तार जुड़े हो तो दोस्तों इसे निकलने वाले एवं जो इसमें यानी प्रवेश करने वाले दोस्तों जो आवेश होते हैं उनका मान हमेशा यानी नियत रहता है, यानी बढ़ने वाले और निकलने वाले आवेश हमेशा समान होते हैं। यानी इस प्रकार से जो हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो आवेश पर संरक्षण पर आधारित होता है, और दोस्तों हमारा जो द्वितीय नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं आपके लिए 6th क्वेश्चन है। आपका जो 6वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हो कि विद्युत के अच्छे चालक में उपस्थित बंध का प्रकार होता है। दोस्तों आपको बताना कि जो ऐसे चालक जो हमारे विद्युत के अच्छे चालक होते हैं उसमें बताना कि यानी किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है, आयनिक बंध, वांडरवाल्स बंध, सहसंयोजक बंध या धात्विक बंध। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं हमारी जो धातु होती हैं दोस्तों वही यानी विद्युत की सबसे अच्छे चालक होती हैं। तो दोस्तों यानी जिन पदार्थों के मध्य हमारा जो धात्विक यानी बंध पाया जाता है वही हमारे यानी विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों जिस पदार्थों के मध्य यानी धात्विक बंध पाया जाता है या अपन कहते हैं जो हमारे जो धातुएं होती हैं दोस्तों वही यानी विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो 7th क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ कि एक अर्धचालक में विद्युत चालकता उसका तापक्रम बढ़ाने के साथ घटती है, ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है, या तापक्रम बढ़ाने के पर नहीं बदलती, या ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ती है या फिर घटती है। दोस्तों आपको बताना हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है या अर्धचालक होता है इसकी दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कंडक्टिविटी होती है यानी जो विद्युत चालकता होती है वो आपको बताना किस प्रकार से चेंज होती है। तो दोस्तों याद रखना हमारी जो विद्युत चालकता होती है वह अर्धचालक की ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता है कि इसके अंदर दोस्तों हमारा जो विद्युत यानी दोस्तों विद्युत वाहक होते हैं दोस्तों हमारे जो इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं उनकी संख्या कम होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। जैसे ही दोस्तों इसके अंदर अपन यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोस्तों इसके अंदर जो युग्म होते हैं युग्म टूट जाते हैं और दोस्तों हमारे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो जिससे कि क्या है कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन के यानी अधिक संख्या में प्रवाहित होने के कारण दोस्तों इसकी जो विद्युत का मान होगा वो अधिक होगा, यानी इसकी विद्युत चालकता का मान बढ़ जाएगा। तो याद रखना जो हमारा जो अर्धचालक होता है दोस्तों इसकी जो विद्युत चालकता होती है वो ताप बढ़ने पर बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना यदि यहाँ पर अर्धचालक की जगह आपको यदि चालक दिया हुआ तो दोस्तों याद रखना चालक के लिए इसका यानी विपरीत होता है। यदि चालक का यदि अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी जो हमारी विद्युत चालकता होती है उसका मान घट जाता है। तो याद रखना जो अर्धचालक होती है उसकी तो ताप बढ़ाने पर विद्युत चालकता बढ़ती है और चालक के लिए घटती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको बताना 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में क्या कि जर्मेनियम के ऊर्जा बैंडों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कमरे के ताप पर होता है लगभग। दोस्तों आपको बताना है कि हमारा जो जर्मेनियम होता है उसके लिए दोस्तों हमारा जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, यानी दोस्तों हमारा जो चालक बैंड होता है या संयोजी बैंड होता है इनके मध्य में दोस्तों जो अंतर होता है इसको अपन वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना कि जर्मेनियम के लिए इसका मान कितना होता है। दोस्तों याद रखना जर्मेनियम के लिए जो इसका मान होता है वो 6.67 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला।
दोस्तों तो दूसरा मान है वो आपको याद रखना होगा सिलिकॉन के लिए, यानी जर्मेनियम के लिए इसका मान होता है 0.67 इलेक्ट्रोवोल्ट। दोस्तों यदि आपको यही मान सिलिकॉन के लिए पूछा जाए तो याद रखना सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इस प्रकार से याद रखना सिलिकॉन या दोस्तों जर्मेनियम दो ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जर्मेनियम के लिए दोस्तों हमारा जो वर्जित अंतराल हो जाएगा, यानी चालल बैंड एवं जो संयोजी बैंड के मध्य जो अंतराल होता है ये हमारा होता है 0.67। और दोस्तों सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 9th क्वेश्चन है। हमारा जो 9th क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ कि यदि किसी वस्तु का जड़त्व आगुण आई तथा कोणीय वेग ओमेगा है तब इसकी घूर्णन गति जो होगी। दोस्तों आपको क्या दिया कि आपके कोई वस्तु है वो यानी घूर्णन कर रही है, यदि वह ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है जिसका जड़त्व आगुण आई है, तो आपको बताना होगी इसकी जो घूर्णन गति जुड़ जाए, नहीं दोस्तों हमारी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी। तो दोस्तों याद रखना हमारी जिस प्रकार से दोस्तों हमारे जो स्थानांतरित गति ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv², उसी प्रकार से दोस्तों हमारी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो 1/2 I ओमेगा² होता है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो कार्य यानी दोस्तों स्थानांतरित गति में द्रव्यमान को होता है वही कार्य रोटेशनल यानी मोशन के अंदर यानी जड़त्व गुण को होता है, और जो कार्य दोस्तों वेग का यानी स्थानांतरित गति में काम होता है वही दोस्तों हमारा रोटेशनल के अंदर यानी ओमेगा कार्य होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों एम की जगह आई कर देंगे, वी की जगह ओमेगा कर देंगे दोस्तों, यानी ये फॉर्मूले को आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी घूर्णन गतिज ऊर्जा का, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/2 I ओमेगा²। अब देखते हैं आपके लिए आज का अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा जो 10th क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ कि कणों के निकाय का कोणीय संवेग परिवर्तित होता है यदि, यानी दोस्तों हमारा जो कोणों यानी कणों के निकाय का जो कोणीय संवेग है वो आपको बताना है कि कब परिवर्तित होगा। यदि निकाय पर बल कार्य करता है या निकाय पर बलागुण कार्य करता है या वेग की दिशा परिवर्तित होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपको पता होगा कि दोस्तों हमारा जो बलागुण यानी दोस्तों हमारा जो बलागुण का फॉर्मूला होता है टो, ये फॉर्मूला आपको पता होगा dl/dt होता है, यानी कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों यदि हमारा किसी वस्तु पर यदि कोई बल आघूर्ण कार्य कर रहा है तो दोस्तों उसके अंदर संवेग में भी परिवर्तन होगा, यानी कि डीएल का मान हमारा कुछ ना कुछ होगा। यदि दोस्तों इस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है तो यानी डीएल का मान शून्य हो जाएगा, यानी कोणीय संवेग में परिवर्तन हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 0, यानी हमारा कोणीय संवेग परिवर्तित नहीं होता है, नियत रहता है जब हमारा टो का मान 0 होता है। यदि दोस्तों यदि कोई भी हमारा नियत यानी मान का यदि बल आघूर्ण कार्य कर रहा है तो उस कंडीशन में दोस्तों हमारा जो डीएल का मान होगा वो कुछ ना कुछ होगा, यानी कि दोस्तों हमारा जो कोणीय संवेग होगा वो परिवर्तित होता रहेगा, यानी नियत नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी यदि निकाय पर कोई बल आघूर्ण कार्य कर रहा है तो इसके कणों का दोस्तों कोणीय संवेग होगा वो परिवर्तित होता रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारे आज के जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएगा। यदि दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो दोस्तों आप सभी बच्चे कम से कम इस वीडियो को 2 बच्चों को और शेयर करें, जिससे कि दोस्तों यदि आप सभी 2-2 बच्चों को शेयर करेंगे तो दोस्तों हमारे यानी बहुत सारे व्यूअर बढ़ जाएंगे, जिससे कि दोस्तों हमें मोटिव मिलेगा और हाँ हमको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम तक प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक दोस्तों हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।